हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने हिस्ट्री के क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जो हमारा थीम 4 चल रहा था उसका पार्ट 9। जी हाँ, हम अपने लास्ट सेकेंड पार्ट पर हैं। उसके बाद सिर्फ हम एक समरी और क्वेश्चन आंसर देखेंगे एक पार्ट में कंबाइन। तो अभी हम देख रहे हैं लर्निंग एंड कल्चर की किस तरह से वहाँ लर्निंग चली और कैसे कल्चर चले। तो ये पोर्शन इसलिए लंबा हो जाता है कि जैसे आप पढ़ते आए हो अलग अलग रीजन्स के लर्निंग और कल्चर वगैरह, लैंग्वेज वगैरह, तो उसके पोर्शन छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही तरह का राजा होते हैं, एक ही तरह की लर्निंग और एक ही तरह का कल्चर चला आता है। बट यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग राजा हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग काम करते हैं और फिर हमने सबसे अलग अलग सीखा। तो जो मुस्लिम हैं, यानी कि स्पेशली हम मुस्लिम धर्म की बात करें, तो ये जो धर्म है और जो सोशल एक्सपीरियंस है उनके बहुत बड़े कंट्रास्ट हैं। यानी कि इन्होंने बहुत सारे लोगों से मिले हैं, इनके साथ बहुत सारे लोग मिक्स हुए हैं, तो बहुत सारे कल्चर की वजह से अलग अलग चीज़ें आई हैं और उनका आइडिया भी बहुत ज़्यादा बदला है। तो मुस्लिम लोगों का जो आइडियल कंडक्ट है वो कैसे चेंज होता है। बहुत सारे क्वेश्चन है कि क्या पब्लिक लाइफ होनी चाहिए, कैसी प्राइवेट लाइफ होनी चाहिए, भगवान जैसी क्रिएशन किसने करी है या फिर भगवान ने किस किस की क्रिएशन करी है, कौन से क्रिएचर हैं जिन्हें हम भगवान कहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं अपने क्रिएचर से, लाइक भगवान हमसे क्या चाहते हैं, इसके अलावा क्या मिस्ट्री है यूनिवर्स की। तो इसके लिए बहुत सारे आंसर्स आते हैं अलग अलग तरह के, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग तरीके से उनका आंसर करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आगे, तो रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो कुछ स्कॉलर्स होते हैं जिसे आप उर्दू में कहते हो या फिर कहो मुस्लिम लैंग्वेज में उल्मा कहते हैं, नॉलेज को इल्म कहते हैं। ठीक है, तो जो स्कॉलर्स हैं वो इल्म में मतलब कहते हैं कि जो नॉलेज है ना वो कुरान में दे रखी है। कुरान में बताया गया है कि कैसे क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान है, क्या नहीं है। उसमें भी वो कहते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद का जो बिहेवियर था, जो उनका फैमिली थी या फिर जो उनका सोशलिस्ट आइडियल्स थे, वो सबसे बड़े आदर्श थे, वही अच्छे हैं, उन्हें मानना चाहिए। ठीक है, तो मिडीवल टाइम के जो डिवोटी थे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करी हैं, यानी कि डॉक्यूमेंटेड करी है, मोहम्मद साहब की बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे लॉज बताए हैं कि किस तरह से भगवान से सीधा मुस्लिम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे बाकी ह्यूमन लाइफ कर सकती है। लाइक अगर कोई मुस्लिम है तो वो इबादत करके भगवान को पा सकता है, और अगर कोई दूसरी ह्यूमैनिटी से बिलोंग करता है, मुस्लिम नहीं है, तो ये मुआमलात करके यानी कि सोशल अफेयर्स के ज़रिए भगवान को पा सकता है। इसके अलावा जो इस्लामिक लोग हैं उनमें जो वैल्यू है वो जुरिस्ट लोगों ने भी करी है, यानी कि जो जुरिस्ट लोग थे उन्होंने भी अपना आइडिया दिया है और उन्होंने भी कुरान वगैरह में अपनी चीज़ें लाई हैं। अब देखो ये आइडियाज़ क्यों होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं। जैसे जब नई नई सोसाइटी बनती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स बढ़ी तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुरान और हदीस की जो रीजनिंग वगैरह थी ना वो उसमें भी चेंजेस आए, उसमें भी लोगों ने और इंटरप्रिटेशन करनी शुरू करी, और इन इंटरप्रिटेशन की वजह से अलग अलग स्कूल्स खुले, यानी कि स्कूल्स ऑफ लॉ, यानी कि एक तरह के क्या होते हैं, ग्रुप्स ऑफ आइडियाज़ होते हैं। जैसे अगर हम इंडियन फिलोसफी की बात करें तो हमारे उसमें 6 स्कूल्स हैं फिलोसफी के, यानी कि 6 फिलोसफिकल ग्रुप्स हैं कि 6 तरह के आइडियाज़ काम करते हैं कि ये या ये। तो इसी तरह से इस्लाम में हम 4 तरह के स्कूल्स देखते हैं, जैसे किस किस का स्कूल है, मालिकी, हनाफी, शैफली और हनाबली स्कूल्स। और साथ में जो ये लास्ट वाला हनाबली स्कूल है ये ज़्यादा क्या है, लिबरल नहीं है बल्कि कंजर्वेटिव है, जो आपको पता चलता है। पहले के जो है वो थोड़े बहुत फिर भी एक दूसरे से सीखने वाले हैं। इनसे क्या होता है, ये हमें गाइडेंस देते हैं। और अगर हम बात करें तो शिया लॉज़ की अगर हम बात करेंगे तो शिया लॉज़ ज़्यादातर क्या काम करते हैं कि सुन्नी सोसाइटी में रहते हुए भी क्या शिया लॉज़ काम कर सकते हैं, इनके अलग अलग शिया और सुन्नी दोनों एक साथ ही रहते हैं और उनके जो लॉज वगैरह हैं वो अलग अलग काम कर सकते हैं। और अगर आप बात करोगे तो ये कैसे क्वेश्चंस पे आंसर करता है, मैरिज पे, डिवोर्स पे, इनहेरिटेंस पे, यानी कि पर्सनल स्टेटस पे क्वेश्चनिंग में आंसर करे जाते हैं, एज़ कम्पेयर टू जो कॉमर्शियल, पीनल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ हैं, यानी कि समाज के इशूज़ से कम, और जो पर्सनल इशूज़ हैं उसे शिया लोग जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो शिया का जितना भी मतलब लॉज वगैरह लिखे गए हैं शिया के द्वारा, वो पर्सनल प्राइवेट डोमेन को ज़्यादा एनहांस करते हैं। अगर आप यहाँ देखो तो ये क्या है, मदरसा है, मदरसा की फोटो दिखा रखी है और कहा गया है कि कितना इंपॉर्टेंट होता था मदरसा इज़ लाइक कॉलेजेस। ठीक है, पहले हमें क्या पूरा करना पड़ता है, मकताब, एक तरह से छोटे प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद कॉलेज की तरह मदरसा होता है। कुछ बड़े बड़े मदरसों के साथ मस्जिद होती है, वरना तो बड़ी बड़ी मस्जिदों के साथ मदरसे जुड़े हुए होते थे। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। अगर आप कुरान की बात करो तो क्वेश्चन ज़रूर आता है शॉर्ट नोट पे कुरान की तरह, तो आप क्या लिखोगे कि मतलब कुरान के बारे में आप क्या बताओगे। तो कुरान बेसिकली क्या कहा जाता है कि ओशियन है, मतलब वो क्या है, कुरान में क्या मेंशन है कि जो भी मैसेज वगैरह वो कौन देना चाहते थे, प्रॉफिट मोहम्मद देना चाहते थे। ये कहा जाता है कि अगर जो अर्थ पे जितने ट्रीज़ हैं उन्हें पेन बना दिया जाए, और जो समुद्र हैं, जितने भी हमारे 7 समुद्र हैं, उन 7 को इंक बना दिया जाए, तो भी जो कुरान का जो लिखावट है या फिर कहो जो विचार हैं भगवान के, वो नहीं लिखे जा सकते। इनके इतना ज़्यादा यूज़ करने के बाद भी वो नहीं हो सकता पॉसिबल कि हम सही उस तक पहुँचे।
कि जो भी वो कहना चाहते थे। इसके अलावा क्या है कि ये पूरा मतलब इसके गुणों में आप बताओगे शॉर्ट नोट में कि ये पूरा 114 पेजेस में डिवाइडेड है, यानी कि 114 इसके चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, लाइक सबसे जो बड़ा है वो पहला चैप्टर है, उसके बाद छोटा छोटा छोटा, लेकिन इसमें भी कंट्रास्ट पहला ही चैप्टर है। लाइक पहला चैप्टर जो है वो सबसे छोटा है, जो कि एक प्रेयर की तरह है, उसके बाद पूरी वो स्टोरी शुरू होती है, उसमें सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह से 114 कम से कम पेजेस हैं, ठीक है। इसमें कलेक्शन क्या है, मैसेजेस का कलेक्शन है, प्रॉफिट मोहम्मद के मैसेजेस का, जो कि 610 से 632 के बीच में प्रॉफिट मोहम्मद को भगवान ने दिए होंगे, ठीक है। भगवान ने एक तरह से जो भी क्या मैसेजेस दिए उसका कलेक्शन है, चाहे वो मक्का में थे जब प्रॉफिट मोहम्मद या मदीना में थे, दोनों ही टाइम पर उन्हें जो भी मिला वो इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा जितने भी टास्क कंप्लीट करेंगे, जो भी काम करा गया वो सब उसमें लिखा गया है। अगर हम देखें हमारे पास सबसे पुरानी कुरान कब की है, तो हमारे पास सबसे पुरानी कुरान है 9th सेंचुरी की, 9वीं शताब्दी की है, ठीक है। और इसके अलावा जो हम इस मैसेज जान सकते हैं कि सबसे पुराने मैसेजेस हमें कहाँ मिलेंगे, तो रॉक पे छपे हुए, कॉइन्स पे छपे हुए 7th सेंचुरी में। लाइक 7th सेंचुरी के में मैसेजेस कॉइन्स पे छपने लगे थे, रॉक्स पे छपने लगे थे, और 9th सेंचुरी में हमारी जो रियल कुरान है वो फॉर्मेट में आ चुकी थी, वो पढ़ाई लिखाई में और वो रोज़मर्रा की चीज़ों में आने लगी थी, लाइक लोग उसे पढ़ने लगे थे। अगर आप कुरान की बात करोगे तो उसका सोर्स क्या है, वो इस्लाम की जो अर्ली प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्यूशन देता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो रिलीजियस अथॉरिटी है उस तरह की टेक्स्ट है एक तरह की, ठीक है। जनरली जो थियोलॉजियंस हैं इनकी जो इसकी थियोलॉजी पे बिलीव करते हैं वो बात करते हैं कि ये गॉड की स्पीचेस हैं, ठीक है, जिसे हमें लिटरली समझना चाहिए, इनकी शब्दशः, इनकी एक शब्द का मतलब समझ के। लेकिन बाद में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शब्दशः नहीं, रेशनल लोग कहते हैं कि इसे एक इंटरप्रिटेशन का स्कोप छोड़ो, कि जो इसे जैसे समझना चाहता है वैसे समझे, ठीक है। जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक है हम उससे लिटरली समझें, एक है कि हमारा जो जुडिशरी है वो उसे इंटरप्रेट करके हमें बताता है कि क्या वो कहना चाहता है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं, थियोलॉजियंस कहते हैं कि भाई उसे एग्जैक्टली शब्द से समझो, कुछ कहते हैं कि रेशनल बीइंग बन के और उसके मतलब को समझना चाहो। इसके अलावा कुछ कहते हैं कि गॉड की क्रिएशन है, लाइक कुरान जो है वो गॉड की क्रिएशन है, और कुछ कहते हैं कि गॉड की स्पीच है, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम्स है कि गॉड की क्रिएशन लाइक गॉड ने बनाया है, या फिर गॉड की स्पीच है जो कि किसी और ने लिखी है, ठीक है। अगर आप इसके अलावा बात करो तो क्या सीन है कि जो पहले ओल्ड टेस्टामेंट थी ना, जो मतलब इस्लाम लोगों का जो वो था बुक वगैरह थी ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें क्या था, इवेंट्स दे रखे हैं। जैसे आप अगर हिंदू में भी देखोगे, हिंदू धर्म में भी, तो आपको पता है हम इवेंट्स का डिस्कस करते हैं, लाइक महाभारत एक इवेंट हो गया, रामायण में रावण वध एक इवेंट है। तो इवेंट्स हैं, उसमें से जो शिक्षा प्राप्त करनी है वो हमारी मर्जी कैसी शिक्षा प्राप्त करनी है। और इसके अलावा भी अगर कोई ज्ञान की बातें भी हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो इवेंट्स को साथ में रख के फिर ज्ञान की बातें होती हैं। इसमें क्या सीन है कि सीधा ज्ञान की बातें हैं, इसमें कोई स्टोरीज वगैरह नहीं बताई गई हैं, ठीक है। तो कोई भी कुरान में स्टोरीज एंड ऑल आपको देखने को नहीं मिलती है, आपको इसमें शिक्षाएं देखने को मिलती हैं। अब देखो चीज़ों को सही चलाने के लिए इन्होंने बहुत सारे लॉज भी बने, लाइक इनके कस्टमरी लॉज बने हैं। कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कस्टमरी लॉज होते हैं, लेकिन ये कभी कभी जो पर्सनल हमारे डोमेन होते हैं, लाइक किस तरह के डोमेन, लाइक कि इनहेरिटेंस कौन करेगा लैंड का, डॉटर करेगी या मेल करेगा, इनके बॉय करेगा, ठीक है, सन करेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को साइड में रखते हुए कुछ कस्टमरी लॉ भी बनाए गए, ठीक है। और हर शहर में उनके कुछ काजी होते थे, कुछ जजेस होते थे जो कि चीज़ों को ठीक करते थे, जिनका काम तो था कि वो जो शरिया है, जो लॉ बनाए गए हैं उनके तहत अपनी जजमेंट दें। लेकिन ये ज़्यादातर खुद ही आर्बिट्रेटर बन के बैठ जाते थे, ये खुद ही मतलब अपने आप को सीनियर समझ के खुद ही क्या करते थे, उसमें रिप्लाईज वगैरह करते थे। तो देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे डांस फॉर्म कर रहे हैं जिसमें कि ये 4 तरह के लोग डांस कर रहे हैं, इनमें से सिर्फ एक की पोजीशन ठीक है, वैसे ये वाली है आई थिंक ठीक। आप बताओ कौन सी ठीक है आपके अकॉर्डिंग, यानी कि जितना भी आप इस्लाम को जान पाए हो उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली कि अब ये कौन बताएगा, इसमें देखो आप जब बात करोगे ना इसके कंटेंट की, तो इसमें स्पेशली करेक्ट को बहुत ज़्यादा मेंशन करा गया है, करेक्ट पोजीशन। तो इसका मतलब ये है कि जो करेक्ट पोजीशन वाली बात है ना, ये भी आपको अब ये सरिया के लॉज वगैरह बताने लगे थे कि क्या सही है क्या गलत है, इवन दो आपका इबादत करने का तरीका भी कैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बात करो तो एक रिलीजियस माइंडेड जो पीपल थे मिडिवियल एज में, वो बहुत एक फेमस हुए सूफी लोग, आप समझते होंगे। तो ये जो सूफी लोग थे ये बात करते थे भगवान का और हमारा डीप रिलेशन का, आपने बहुत ही सुना होगा, बहुत ही डीप रिलेशन की बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पूरी सोसाइटी जितनी कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी, ये उतने ही ज़्यादा मतलब खुलते जा रहे थे, लाइक जितनी सोसाइटी में ये थे रिचुअल्स आने लगे थे, ये सारी चीज़ें, ये इतना ही कहते थे कि सिर्फ भगवान से प्यार करो। इन्होंने कहा कि इश्क करो भगवान से, ठीक है, तब हम जाके वो प्लेजर आपको मिल पाएगा, यानी कि वो खुशी आपको मिल पाएगी, आप भगवान को प्राप्त कर पाओगे। भगवान में अपने आप को जोड़ लो, अपने आप को उस हायर स्टेज तक लेके जाओ कि आप भगवान के आइडिया से बात करो। और भगवान के साथ पैंथिज्म का क्या मतलब है कि भगवान
भगवान के साथ एक हो जाओ, अपनी जो भगवान है यानी कि भगवान है और जो भगवान ने जिसे बनाया है उन दोनों को सेम एक कर दो, यानी कि भगवान को और ह्यूमंस को एक कर दो, वो ये वाली बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि उन्हें इंटेंस लव में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो बात करते हैं कि इंटेंस लव होना चाहिए भगवान के लिए। ठीक है, यही सब उन्होंने अपने पोएम्स वगैरह में भी शो करा है बहुत ज़्यादा कि लोगों को भगवान के खिलाफ क्या होना चाहिए, एक तरह से डिवोटी होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, कैसे कैसे इन्होंने शो करा है, जैसे पहले दिखाते थे कि लाइक अलग अलग जगह पे, जैसे बेज़ुद्दीन बायाज़िद बिस्तामी है, ये क्या ईरानियन सूफ़ी हैं। इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले टीच किया था लोगों को किस लिए कि भगवान से जोड़ो खुद को भगवान में समर्ज कर दो। ठीक है, लव और पैशन के साथ उसमें मिल जाओ। ये वाला जो सूफीज़्म का आइडिया होता है ये किसी भी धर्म के रिलीजियस के रिगार्डलेस होता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि तुम इस्लाम धर्म को मानो, तुम किसी के भी धर्म के हो सकते हो, किसी भी जाति के हो सकते हो, तुम सूफ़ी हो सकते हो, बन सकते हो। ठीक है, और आगे भी इन्होंने ऐसी चीज़ें कायम करी, जैसे एक धुलसुन मिस्री है, ये क्या है, इनका पिरामिड आपको इजिप्ट में मिल जाएगा। इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर करा था अब्बासिद कैलिफ के सामने कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने कि असली इस्लाम सीखा है एक औरत से, और असली गुण यानी कि सच्चाई क्या है, मोरालिटी क्या है, वो सीखा है एक पानी लाने वाली से। यानी कि एक तरह से कि हम किसी से भी सीख सकते हैं, कोई भी ऐसा ये नहीं है कि जब आप मतलब वो क्रिश्चियंस में पादरी होते हैं और इनके जो मतलब जो भी आपके मौलाना वगैरह होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे ही चीज़ें सीखो, वो किसी से भी सीखते हैं। उन्होंने ये बताया, इन्होंने कम से कम इंस्टीट्यूशनैलिटी बनाई, यानी कि संस्थाओं पे इतना डिपेंडेंट मत रहो, मस्जिद में जाना ज़रूरी नहीं है, आप जहाँ चाहो वहाँ पे भगवान का गुणगान कर सकते हो। और इसीलिए इन्होंने पॉपुलैरिटी पाई क्योंकि इन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम था यानी कि जो रूढ़िवादी इस्लाम था उससे हटके अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट किया, इसीलिए जो लोग थे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। इसके अलावा इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव विजन प्रोवाइड करा था भगवान को लेकर, यूनिवर्स को लेकर। ठीक है, इस्लामिक फिलॉसफी से हटके। ठीक है, और खासकर जो इन्फ्लुएंसर थे वो थे कौन, ग्रीक फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस थे और ये साइंस से इन्फ्लुएंस थे। अब ये क्या हुआ कि बाइजेंटाइन साम्राज्य में और ससानियन एम्पायर में अब धीरे धीरे क्या हुआ था कि ग्रीक कल्चर था लेकिन धीरे धीरे वो मरता जा रहा था। लेकिन अगर हम स्कूल ऑफ अलेक्जेंड्रिया की बात करें, सीरिया और मेसोपोटामिया की बात करें, तो वहाँ पे अभी भी ग्रीक फिलॉसफी, मैथमेटिशियन और मेडिसिन ये सब अच्छे से पढ़ाई जाती थी। तो इसके तहत क्या हुआ, जो उम्मयद अब्बासिद कैलिफ थे उन्होंने क्या किया कि ग्रीक सीरियक भाषा में चीज़ों को ट्रांसलेट करना शुरू करें, इनके जो ग्रीक और सीरियक है उन्हें अरबीज़ भाषा में ट्रांसफ़र करा और अरबी कल्चर को इन भाषाओं में ट्रांसफ़र करना शुरू करा। ऐसा वो क्यों कर पाए, क्योंकि इनका कल्चर अभी थोड़ा बहुत ज़िंदा था। ठीक है, तो इसके तहत उन्होंने कुछ लाइब्रेरी बनाने का, कुछ इंस्टीट्यूशन बनाने का प्लान किया बगदाद में कि हम क्या करेंगे, इस तरह से ट्रांसलेट वगैरह करके अपनी एक रेंज तैयार करेंगे बुक्स वगैरह की। इससे इन्होंने क्या करा, अटेंशन क्रिएट करवाया अरेबिक रीडर्स का, स्कॉलर्स का, कि लोग इसे पढ़ें, अरेबिक रीडर्स उसे पढ़ें और कुछ जानें और आगे चीज़ें डेवलप करें। एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट करी गई, यानी कि इन सारी चीज़ों को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई। ठीक है, और यूरोप के लोगों को तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हमेशा से था ही, तो फिलॉसफी और साइंस में बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए आगे। तो इन शॉर्ट क्या था कि धीरे धीरे उन्होंने अपना जो एरिया था स्टडी का, ठीक है, उसे बढ़ाया। अब क्या ये आइडियल स्टूडेंट है, ये क्या बात हो रही है कि अब्दुल लतीफ़ कौन है कि एक मतलब एक गुरु मान लो या फिर एक टीचर मान लो, जिन्होंने अपने स्टूडेंट से बात करते हुए, एक आदर्श स्टूडेंट से बात करते हुए बताया है कि तुम्हें कैसा होना चाहिए। तो वो पूरा ये बताते हैं कि तुम जितनों से सीख सको उतनों से सीखो, जिससे सीख रहे हो उसका सम्मान करो। कोई एक आपको सब कुछ नहीं बता सकता है, लेकिन हर कोई आपको कुछ ना कुछ बता सकता है, तो आप हर किसी से सीखो, उनका सम्मान करो, उन पर ट्रस्ट रखो। ठीक है, जो टीचर्स हैं वो आपको जितनी नॉलेज दे सकता है उससे उतनी नॉलेज लो, तुम्हारा काम है वो। जितनी बुक पढ़ोगे वो उतना अच्छा, इतने एफर्ट्स के साथ पढ़ो कि उसे बाय हार्ट उसे मास्टर कर लो उस चीज़ को। ठीक है, कि अगर तुम्हारे सामने से बुक भी हट जाए तो तुम्हें कोई फ़र्क ना पड़े, तुम इतने अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ो। फिर वो कहते हैं हिस्ट्रीज़ पढ़ो, स्टडी करो, बायोग्राफीज़ को, ठीक है, नेशंस के एक्सपीरियंस जानो, कौन सा नेशन कैसे बना है, उनसे चीज़ें सीखो। लोगों की जो कंटेम्प्रेरी लाइफ है उसमें अपने आप को मतलब आगे बढ़ाओ, लोगों को पढ़ो, लोगों से सीखो, लर्निंग करो। ठीक है, इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर तुम सच्चे शिष्य हो तो तुम हमेशा सीखते रहोगे, कि जो सीखने का प्रोसीजर है वो कभी नहीं रुकता है। और जो कंडक्ट है यानी कि अर्ली मुस्लिम्स का जो कंडक्ट है, जहाँ पे हम बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद की बात करते हैं, तो जो आइडियल स्टूडेंट है उन्हें ये तवज्जो दी जाती है, कहा जाता है कि भाई तुम प्रॉफिट मोहम्मद की स्टोरीज़ पढ़ो, उनसे सीखो जो भी तुम सीख सकते हो। ठीक है, अपने काम में हमेशा लगे रहो, कभी भी स्ट्रेस फील मत करो, अपने नॉलेज का जो मज़ा है उसे चखो, उस मज़े के लिए पढ़ो और हमेशा अपनी ज़बान पे भगवान का नाम लो, भगवान के नाम लेके चीज़ें करो। ठीक है, और इससे क्या होगा कि अपने जो मतलब तुम्हारा प्रोसेस है वो आगे बढ़ता रहेगा, तुम ब्राइटनेस के साथ शाइन करते रहोगे। ठीक है, तो ये इस्लाम के जो आइडियल स्टूडेंट की आइडिया है कि तुम सीखो। अब इस प्रोसीजर में क्या होता है कि नए नए सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसेस होते हैं नई नई चीज़ों के, लाइक ग्रीक लॉजिक जो मेथड है रीजनिंग के,
वो इस्लामिक बिलीफ को क्या करता है, डिफेंड करता है। यानी कि जो एक तरह का धर्म है वो दूसरे तरफ के धर्म को क्या करता है, डिफेंड करने की कोशिश करता है। लॉजिक्स आते हैं, लाइक ये कहने का मतलब है कि आइडियाज़ क्लैश कर रहे हैं आपके, ठीक है, जिससे फ्रेश आंसर्स निकल के आते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के। जैसे एक इब्न सीना क्या है, एक प्रोफेशन है डॉक्टर, मतलब एक प्रोफेशन से डॉक्टर है, वैसे फिलोसफर है, जो कि बिलीव नहीं करते थे किस बात में कि जो कुरान कहती थी कि एक डे ऑफ क़यामत का दिन आएगा, डे ऑफ जजमेंट आएगा, जिसमें कि जितने भी लोग मरे हुए हैं आज तक वो वापस जिंदा हो जाएंगे, उसके बाद उनका जजमेंट होगा पूरी तरह से। तो ये जो इब्न सीना थे ये मना करते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में थे किसके, थियोलॉजियंस के, इस आइडिया के, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, इसी डॉक्टर जो प्रोफेशन से मतलब डॉक्टर थे और फिलोसफर थे, इन्होंने बहुत सारी अपनी बुक भी लिखी थी। उनकी एक मैन्यूस्क्रिप्ट थी जो लगभग 760 ड्रग्स के बारे में बताती थी, जिसे आप क्या कहते हो, कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहते हो। वो बहुत पॉपुलर हुई थी, लोगों ने उसे बहुत पढ़ा था। उनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो उसमें लिखे गए थे, जितने भी उन्होंने अपने हॉस्पिटल में अटेंड करे थे या किए थे। इसके अलावा इन्होंने किस किस चीज़ों पर बात करी, कैनन पॉइंट्स आउट करते थे कि क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के बेसिस पे किस तरह से चीज़ें ठीक करी जा सकती हैं और कैसे डिजीज़ को पहचाना जा सकता है और हम हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है, किस तरह से हमें अपने आप को रेगुलेट करना चाहिए। और ये जो बुक्स हैं, ये जो टेक्स्ट बुक है, ये बहुत ज़्यादा यूरोप में पॉपुलर हुई। और एक जो ऑथर है यहाँ के अविकना, उन्होंने भी उसे मतलब वहाँ पे यूरोप में इन्हें अविकना कहा जाता था, इन्हें द कैनन की बुक को, कैनन को लिखने वाले को, ठीक है। अगर हम इसके आगे बात करें तो आगे क्या दे रखा है कि जो उमर खयाम, आपने नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा, जो उमर खयाम थे वो लास्ट टाइम पे अपने मरने के टाइम पे इस कैनन की बुक को पढ़ते थे, क्योंकि इसी बुक के बीच में उनकी गोल्ड की टूथपिक हमें मिली है, जिससे पता चलता है कि उस लास्ट मोमेंट पे जो उमर खयाम थे वो इन्हीं की बुक को पढ़ते थे। यानी कि एक तरह से ये बताया जा रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट की बुक थी। अगर आप मिडिवल इस्लामिक सोसाइटीज़ की बात करो तो वहाँ पे जो इमेजिनेशन है या फिर फाइन लैंग्वेज की जो बात करी जा रही है कि अच्छी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया, क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। इसलिए एक वर्ड आता है अदब की भाषा, अदब के कल्चर, कि आप अदब से पेश आइए। आपने सुना होगा ना, तो वो जो अदब वाली चीज़ें ना, जिसे आप लिटरेरी बहुत ही अच्छा मानते हो, रिफाइन मानते हो, तो वो सारी चीज़ें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। इनके ओकेजन अरोज होने लगे थे, बहुत ज़्यादा पोइटिक कंपोजिशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी थी, प्री इस्लामिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी थी, और जो पहले वाली चीज़ें थी उन्हें और ज़्यादा अपनाया जाने लगा था, उसमें एडिटिंग होने लगी थी। पर्शियन भाषा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, पोइट्स हो चाहे मतलब जो कवि हैं, कवि ने चाहे पोइट्री लिखी है, चाहे प्रॉन्स लिखी है, प्रोज लिखी है, ठीक है, दोनों को ही बहुत ज़्यादा लोग पढ़ने लगे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा मिडिल ग्राउंड मिलने लगा था। क्लासिकल पोइट्री को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी थी। अब वो क्या है, क्लासिकल पोइट्री को नए थीम में लिखा जाने लगा था, जैसे शराब और मेल का जो लव होता है, क्या मतलब मेल की जो लव वाली इंटेंशन होती है, उस चीज़ को भी लिखा जाने लगा था, जो कि अभी तक के इस्लाम में या फिर जो कुरान कहो उसके अकॉर्डिंग क्या है, गलत है, यानी कि वो उसमें अलाउ नहीं करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे 1815 के टाइम पे वो सब भी बढ़ने लगा, वो सब भी आगे होने लगा। फिर धीरे धीरे और सारी चीज़ें एड्रेस करी जाने लगी, जैसे जो पैशन होता है वुमेंस का मैस्कुलिन चीज़ों की तरफ, या फिर ये सारी चीज़ें, और मैस्कुलिनिटी को दिखाने का जो मतलब एक मर्दानापन दिखाने का जो लोगों में जोश होता है, उस चीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और लोग ये चीज़ें ग्लोरीफाई होने लगी। इसके अलावा जो सूफी ट्रेडिशन था वो भी लिखने के परस्पेक्टिव से और पर्शियन भाषा जैसे बढ़ने लगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगा, ठीक है। और जैसे ही अब हम बात करें, से मैंने कहा था ना कि अलग अलग कल्चर है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें हुई थी। तो अब उस टाइम पे बात करिए जब अरब लोगों ने ईरान को कॉन्कर कर लिया था, ठीक है, और जो पहलवी भाषा थी उनकी, पहलवी द लैंग्वेज ऑफ स्कैट बुक, एंशिएंट ईरान में जो बुक लिखी गई थी, उनकी जो भाषा थी पहलवी, उसका एक वर्जन तैयार किया जो न्यू पर्शियन लैंग्वेज आई, ठीक है, जिसने अरेबिक वोकैबुलरी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जो सल्तनत थी खुरासान के और ट्रांसोक्सियाना की, उसमें कल्चरल हाइट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करी, यानी कि कल्चर बहुत ज़्यादा रिच हो गया उनका, नई पोइट्रीज आने लगी, पोएम्स आने लगी, ठीक है। इसके अलावा जो रुबाइयाँ आप शायद हिंदी में पढ़ोगे, 12th क्लास में पढ़ोगे आप, रुबाइयाँ क्या थी होती हैं। रुबाइयाँ एक तरह की उर्दू की पोएम्स होती हैं जो कि 4 लाइनों की होती है, जिसमें कि जो दो लाइनें ऊपर की वो पोइटिक होती है, तीसरी लाइन पोइटिक नहीं होती है, और फिर चौथी लाइन पोइटिक होती है, ठीक है। तो ऐसी होती है। और इसमें अगर वैसे बात करें, मतलब के हिसाब से बात करें, तो 2 लाइन है वो पूरा बैकग्राउंड तैयार करती हैं, तीसरी लाइन बिल्कुल फाइनली लिखी गई होती है सोच समझ के, और चौथी लाइन में अपना मेन पॉइंट डिलीवर किया जाता है, वो रुबाइयाँ होती है। रुबाइयों को गाया भी जाता है, अनरिस्ट्रिक्टेड थी, यानी कि कोई टॉपिक्स का इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं था कि कौन सा टॉपिक आप बोल सकते हो, कौन सा नहीं, सब पे तुम लिख सकते हो, चाहे आप किसी पैट्रन का, यानी कि जिसने आपको उत्तराधिकारी बनाया है, जिसने आपको आगे बढ़ाया है, आप उसकी तारीफ़ लिख सकते हो। आप अपने बिलव्ड को, यानी कि जो भी आपका पार्टनर है या जो भी है, आप उनकी तारीफ़ में लिख सकते हो, आप भगवान के लिए लिख सकते हो, आप किसी भी चीज़ के लिए लिख सकते हो। इसके अलावा क्या हुआ, जो रुबाइयाँ हैं उमर खयाम के टाइम पे
बहुत ज़्यादा लिखने लगी। इवन दो एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, ये सब लोग भी पढ़ने लगे और लिखने लगे। बुखारा, समरकंद और इन सारी जगहों पर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। अगर आप 11वीं सेंचुरी की शुरुआत की बात करोगे तो गज़नी, जो आपने पढ़ा था कि गज़नी भी आया था, तो गज़नी के टाइम पे क्या हुआ था, पर्शियन की जो लिटरेरी लाइफ थी वो सेंटर बन गया था, यानी कि हर चीज़ सेंटर बन गई थी। उन्होंने जो पोइट्स ने क्या किया था, चारों तरफ की बातें लिखी थी। पोइट्स ने नेचुरली अट्रैक्ट किया ब्रिलियंसी को। रूलर्स के बारे में लिखा गया, इंपॉर्टेंस दिखाई गई आर्ट्स वगैरह की, और जैसे ही आर्ट्स की और लर्निंग की इंपॉर्टेंस बढ़ी तो धीरे धीरे ये जो प्रेस्टीज है वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। मोहम्मद जो गज़नी है उसने बहुत सारी चीज़ें गैदर करनी थी, बहुत सारी कविताएं गैदर करी थी, एपिक पोइट्री गैदर करी थी, ठीक है, और उसने आउटस्टैंडिंगली काम किया था इन सारी चीज़ों में। और इसमें भी सबसे पॉपुलर किसका काम माना जाता है आउटस्टैंडिंग, फिरदौसी का, जिसने 30 साल में एक शाहनामा कंप्लीट किया था, बुक ऑफ किंग्स शाहनामा, 30 साल में फिरदौसी ने, ठीक है। इसमें भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि फिरदौसी क्या है या फिरदौसी से आप क्या समझते हो, तो आप बताओगे कि किस तरह से फिरदौसी ने 30 साल में शाहनामा कंप्लीट किया था। ये इस्लाम का एक मास्टरपीस माना जाता है, जिसमें कलेक्शन है पूरे ट्रेडिशन का, लीजेंड्स का, ठीक है, कि कैसे पोइटिकली उसे डिपिक्ट किया गया है, इनकी ईरान के कल्चर को पूरा बताया गया है कि कैसे अरब ने कॉन्क्वेस्ट किया, कैसे चीज़ें फिर से बढ़ी, ठीक है। साथ में जो गज़नवी की जो ट्रेडिशन है, पर्शियन के बाद का जो लैंग्वेज है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सबको आगे लिखा गया। और इंडिया से जो भी उन्होंने सीखा, इंडिया वाली चीज़ें भी उन्होंने। बगदाद के एक बुक सेलर हैं, ठीक है, इल्म लब्न नदीम, ठीक है, जो आपको बताते हैं कि किस तरह से मोरल एजुकेशन और रीडर्स में अम्यूज़मेंट आने लगा था धीरे धीरे, ठीक है। जो ओल्डेस्ट कलेक्शन है एनिमल्स फैबल्स का, उसे कालीला व दिमना कहा जाता है, ठीक है, जिसमें 2 जैकल्स हैं, यानी कि 2 जैकल्स की बात हो रही है, उन्हीं के नाम पे पूरी स्टोरी है, ठीक है। अरेबिक में ट्रांसलेशन भी किया गया है किसका, इंडियन पंचतंत्र का, यानी कि जो भारत की पंचतंत्र थी उसका पहलवी वर्जन है, उसे ही अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो मोस्टली वाइड स्प्रेड किया गया जो लिटरेसी वर्क था वो अलेक्जेंडर, मतलब कुछ हीरो के एडवेंचर्स को लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद करते थे, जैसे अलेक्जेंडर के बारे में हो गया, सिंदबाद के बारे में हो गया। अनहैप्पी लवर्स के बारे में भी लोग पढ़ना पसंद करते थे, जैसे कि मजनू, जिसका मतलब प्यार पूरा नहीं हो पाता, लैला मजनू, ये सारी चीज़ें, मदमान, तो इन सब को लोग बहुत पढ़ना पसंद करते थे, यानी कि ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी, ट्रेडिशन और नया ओरल और रिटन ट्रेडिशन डेवलप हो रहा था। इसके अलावा जो स्टोरीज है, जैसे द 1001 नाइट इज़ अनदर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, ऐसा मतलब एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है द 1001 नाइट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो नरेटर है वो अपने हस्बैंड को, मतलब एक ही नरेटर पूरी स्टोरी को बताता है, और वो अपने हस्बैंड को क्या करती है कि हर रोज़ एक कहानी सुनाती है, और इन कहानियों का कलेक्शन उसमें दे रखा है। इसके अलावा इन सारी चीज़ों को ट्रांसलेट किया गया अरेबिक भाषा में बगदाद से लेके, ठीक है। 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्या किया गया था, इंडो पर्शियन लैंग्वेज में जो ओरिजिनली बनाई गई थी उनके कलेक्शन को अरेबिक भाषा में चेंज करा गया था। इसके अलावा तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, उन्हें अलग अलग टाइम पीरियड्स में कराया गया। ये स्टोरी डिपिक्ट करती थी किस तरह से ममलुक पीरियड था, किस तरह से चीज़ें बढ़ी। इन स्टोरीज़ में ये भी डिपिक्ट किया जाता था कि यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बींग्स 3 अलग अलग तरह के होते हैं, कि ह्यूमन बींग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरह के ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ में दिखाई रखती थी, कि जो जेन्युइन होते थे, जेनरस होते थे, या स्टूपिड हैं, या ग्लूबल है, या क्राफ्टी हैं, यानी कि इंटेलिजेंस वाली नॉलेज के हैं, गली हैं, यानी कि गली बॉय एक तरह से समझ लो कि मतलब थोड़े गंदे नेचर वाले हैं, या फिर कोई जेन्युइन लोग हैं, हर तरह के लोगों के बारे में लिखी जाती थी। और ठीक है, वहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी पूरा होता था, ठीक है। इसके अलावा एक किताब है जो कि अल बखूला है, उसमें जाहिज़ और बसरा, ये क्या है, पूरी एनेक्डोट्स हैं, यानी कि एक स्टोरी बनाई जाती है। एनेक्डोट्स होती हैं लाइक स्टोरीज़ के जरिए जब हम बात बताते हैं अपनी, भले ही वो सच है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दिमना इज टॉकिंग टू द लॉयन से बात कर रहा है, इनकी एक मिनिएचर पेंटिंग में दिखाया गया है, सिंपली नथिंग एल्स, कुछ खास नहीं है इसमें। अगर आप बात करोगे कि धीरे धीरे बायोग्राफीज़ और ये एनिमल एथिक्स, ये मैनुअल एथिक्स, ये धीरे धीरे फैलने लगी। इनमें क्या क्या होता था, इसमें सारी चीज़ें होती थी, जैसे मिरर्स ऑफ प्रिंसेस, इसमें सारी चीज़ें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको सब बताई जाती थी, कैसे कैसे चीज़ें लिखी गई हैं, कैसे लिटरेचर ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इस्टेब्लिश होता है, किस तरह से हिस्ट्री बुक इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें मेंशन होती थी। बहुत ज़्यादा ग्लोरियस और अचीवमेंट के साथ डायनेस्टी का काम होता था, ये दिखाया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा काम कर रहा है। 2 जो मेजर हिस्टोरिकल वर्क हैं वो कौन से, अनसब अल अशरफ और तारीख अल रुसलवाल मुल्क, ठीक है। तो ये क्या है, 2 इंपॉर्टेंट मेजर हिस्टोरिकल वर्क्स हैं। वैसे ज़्यादातर नेम पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल ये है कि इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन हिस्ट्री की सारी बातें करी जाती हैं। इसमें क्या हुआ, तबरी की तारीख आपने सुना, तो तबरी ने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, ठीक है। उन्होंने स्पेशली पूरे दुनिया के बारे में लिखा, लेकिन सेंटर किसे मानते हुए, इस्लाम को सेंटर मानते हुए। तो इस तरह से वो लिखेंगे ही, जब जो भी कल्चर होता है हम उसे अपना सेंटर मानते हैं। अगर आप ट्रेडिशंस की बात करो तो धीरे धीरे जो कैलिफेट का जो ब्रेकअप होता है, यानी कि जो खलीफा की संस्था खत्म होती है, उसके बारे में लिखा गया। जो पर्शियन लैंग्वेज में डायनेस्टी, सिटीज़,
कंट्रीज़ आई, अलग अलग रीजन को एक्सप्लोर किया गया, यूनिटी आई इस्लाम में, अलग अलग दुनिया को इकट्ठा करके जब इस्लाम को आगे बढ़ाया गया, उन सब के बारे में लिखा गया है। ठीक है, अगर आप बात करोगे तो ज्योग्राफी और जो कैसे ट्रैवल करते थे, इन सारी चीज़ों की ब्रांच, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो ग्रीक में, ईरान में, इंडियन बुक्स में आपको मिलता है। ऑब्जर्वेशन चाहे वो मर्चेंट्स की हो, चाहे वो ट्रैवलर्स की हो। मैथमेटिकल ज्योग्राफी के बारे में आपको मिलेगा। ठीक है, इनहेबिटेड वर्ल्ड से हमने क्या क्या लिया है, 7 जो क्लाइम्स हैं वहाँ से हमने क्या क्या लिया है जो कि इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, ऐसे कहा जाता है। देखो ये स्टोरीज़ हैं, सिर्फ कि इस तरह की स्टोरीज़ लिखी जाती हैं, आपको इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। सिंपल है कि ज्योग्राफी और जनरल हिस्ट्री को कंबाइन करके बहुत सारी बुक लिखी है, जिनमें से एक है मुरुज अल दबाब। ठीक है, ये गोल्डन हिस्ट्री के बारे में बात करता है, गोल्डन ग्रासलैंड के बारे में बात करता है, गोल्डन मिडोज ऑफ मसूदी, यानी कि मसूदे के टाइम की। ठीक है, 10th सेंचुरी तक आते आते इस्लामिक वर्ल्ड को भी क्या किससे रिकॉग्नाइज करा जाने लगा, ट्रैवलर से। जो ट्रैवलर्स आते थे वो पूरी दुनिया को घूम के आते थे। ठीक है, फिर मॉस्क को, श्राइन्स को, सब चीज़ों को देखते थे। उसके बाद वो पता लगाते थे कि स्पेन से सेंट्रल एशिया तक क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है, क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो आपको मुस्लिम्स का ये सब तो ज़्यादातर पता ही होता है कि लाइक उनके जो डिज़ाइंस थे, जो आर्किटेक्चर था वो कितना फेमस था। जो आर्क डोम्स और ये माइनर्स थे, जितने भी ओपन कोर्टयार्ड में उन्होंने अपनी क्या बनाए रखी थी, यहाँ पे पूजा कर रखी थी, और ये मतलब मस्जिद वगैरह बनाते थे, मस्जिदों का पूरा डिज़ाइन वगैरह था। ये धीरे धीरे फेमस होने लगा और बाकी सारी चीज़ें भी मस्जिद वगैरह के डिज़ाइन पे ही काम करने लगी। ठीक है, अगर आप बात करोगे मोस्क की, तो मोस्क भी एक खुले यार्ड में बनाया जाता था, खुले कोर्टयार्ड में बनाया जाता था, फाउंटेन होता था। ठीक है, वहाँ पे और लोग लाइंस में अकोमोडेट होते थे, इकट्ठे होते थे। 2 स्पेशल फीचर कौन कौन से हैं कि एक तो मेहराब और एक किबला। ठीक है, मेहराब क्या है, जो मक्का की तरफ डायरेक्शन करके जो मतलब इंडिकेट करती है मक्का की तरफ डायरेक्शन को, और जो मिंबार है वो एक तरह से क्या है कि वहाँ पे पूरा फ्राइडे की पूजा करी जाती है। तो मिंबार एक अच्छी क्वालिटी है इनकी पहली, और एक दूसरा क्या है जो किबला, इनके मक्का के साइड को पूजा जो करी जाती है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो लोगों का फेथ वगैरह है, फेथफुली लोग प्रेयर करते हैं। ठीक है, सिंबलाइज करते हैं, अपने विश्वास को दिखाते हैं कि हम इतना प्रेयर करते हैं, डेली बेसिस के प्रेयर पे भी और वीकली बेसिस के जो इनका क्या होता है सजदा होता है एक तरह से, उसके बेसिस पे। यानी कि ये सब धीरे धीरे डेवलप होने लगा। अगर आप कुछ इन्हीं सेम पैटर्न पे कंस्ट्रक्शन की बात करोगे तो अलग अलग चीज़ें कंस्ट्रक्ट होने लगी, जैसे मोस्क है, मुस्लिम्स हैं। ठीक है, ये हॉस्पिटल्स, पैलेसेस, ये सब बनाए जाने लगे। तो उम्मीद है उन्होंने कुछ डेजर्ट पैलेसेस बनाए ओसिस में, जैसे पैलेस्तीन में बनाया है इन्होंने अपना खिरबत अल मफजर। ठीक है, जॉर्डन में बनाया है खुशियार अमरा। तो ये सब इन्होंने कुछ डेजर्ट पैलेसेस बनाए जिसमें लग्जरियस लाइफ को जिया जा सकता था। ठीक है, प्लेजर मिलता था, ये सारी चीज़ें। रिट्रीट फॉर हंटिंग, जैसे हंटिंग करने के बाद खुशी मनानी है तो वहाँ चले गए, ये सारी चीज़ें। ऐसे ही चीज़ें, ऐसे ही आर्किटेक्चर आपको रोमन में और ससानियन कल्चर में भी मिलते हैं, जिसमें कि स्कल्पचर्स पे भी वो लिखा हुआ है, बताया गया है। पेंटिंग्स वगैरह को बहुत पॉपुलैरिटी मिली है। अब देखो बेसिकली क्या था कि अब नई नई चीज़ें आने लगी थी। जो इम्पीरियल सिटी थी उन्होंने नई नई स्टोरीज़ मेंशन करना शुरू करी, जैसे हारून अल रशीद का जो राउंड था उसमें उसकी बात करी जा रही है। बगदाद में जो फातिमी जब लोग आए थे, फातिम जब आए थे, उन्होंने अपने आप में लिटरेरी टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया था। अगर आप बात करो, इसमें आगे चलते हैं तो ये हमने बीच में पढ़ा था कि सिक्कों पे भी क्या था कि किसी इंसान को नहीं बनाना है। तो ये जो कल्चर हुआ ना कि आपको किसी इंसान को किसी चीज़ पे नहीं बनाना है, तो उससे 2 चीज़ें डेवलप होती हैं। 2 चीज़ें क्या क्या डेवलप हुई, एक तो जो उन्होंने लिखावट है, उनकी लिखावट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हुई, जिसे आप कैलीग्राफी कहते हो, कैलीग्राफी पॉपुलर हुई। और दूसरी चीज़ जो पॉपुलर हुई वो है ज्योमेट्रिकल साइन। तो आप यही दोनों, आप अगर आप आज की कुतुब मीनार में भी देखोगे तब भी आपको यही चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो कैलीग्राफी का पॉपुलर होना है, साथ में जो इनके ज्योमेट्रिकल शेप्स का पॉपुलर होना है, इसने बहुत ज़्यादा कल्चर को प्रमोट किया है और इससे कैलीग्राफिक आर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, प्रिजर्व हुई है, लिटरेरी वर्क हुए हैं। उसके साथ में अलग अलग जगह पर उन्होंने काम किया है। ये आपको सब दे रखा है कि कहाँ का उन्होंने काम किया है। प्लांट के फ्लोरल डिज़ाइन बनाए जाते थे, प्लांट के डिज़ाइन बनाए जाते थे। ठीक है, जिससे गार्डन वगैरह को इलस्ट्रेट किया जाता था, बुक को इलस्ट्रेट किया जाता था। देखो यहाँ पे देखो किस तरह से लिखा गया है, भाषा में लिखा गया है, उसके बाद ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाए गए हैं। तो इससे क्या है कि अलग ट्रेडिशन आगे बढ़ के आता है। जो हिस्ट्री की, अगर हम सेंट्रल इस्लामिक लैंड की हिस्ट्री पे जाएँ तो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं ह्यूमन लाइफ के, जिसकी बात करते हैं। धर्म, कम्युनिटी और पॉलिटिक्स, यानी कि हमारा कोई धर्म होता है, हम एक एरिया में रहते हैं, और उसकी राजनीति होती है, सत्ता होती है। तो इस्लाम क्या है, इन तीनों का एक लिंकेज है। एक तरह से जहाँ पे ये तीनों मिक्स होते हैं वहाँ पे इस्लाम आता है। लाइक अगर हम ये देख लें, रिलीजन, ये आपकी कम्युनिटी और ये आपकी पॉलिटिक्स, तो ये वाला जो एरिया है ना जहाँ पे ये तीनों मिक्स होते हैं, यहाँ पे इस्लाम की हम हिस्ट्री को डोनेट कर सकते हैं कि हिस्ट्री ने यहाँ पे काम किया है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, फिर लोगों को लगता है कि हमें अपने धर्म को अलग रखना चाहिए। ठीक है, और अपने सोसाइटी को अलग रखना चाहिए, पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए। तभी अगर हम एक
प्रोग्रेसिव इस्लामिक सोसाइटी की बात करें तो अगर वो जो सेकुलराइजेशन ऑफ इस्लाम है, यानी कि इस्लाम अगर सबके लिए सेकुलर हो जाए तब वो एक प्रोग्रेसिव सेंस में जा सकता है, ठीक है। उसकी हम बात करते हैं जब हम सेकुलरिटी की बात करते हैं और हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है, कम्युनिटी को, रिलीजन को और जो हमारी पॉलिटिक्स है उन्हें अलग अलग करना है, तब वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सेकुलराइजेशन ऑफ मुस्लिम होगा। इसके लिए क्या है, हमें ऑटोनॉमस अपनी जो सोसाइटी है उसे अलग अलग बेस करना पड़ेगा कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमारा प्राइवेट डोमेन है, जो हमारी पॉलिटिक्स है वो हमारा पब्लिक डोमेन है और जो कम्युनिटी है वो तो हमारा पब्लिक डोमेन है ही, ठीक है। तो बेसिकली लर्निंग और कल्चर्स में हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से अलग अलग कल्चर आते हैं और उनसे हमने क्या क्या सीखा। हमने इसमें आइडिया देखा कि कौन कौन सी बुक बनी, कौन कौन सी पर्शियन भाषा में कौन कौन सी बुक लिखी गई, किस किस तरह की बुक लिखी गई, किस तरह से ट्रांसलेशन हुआ, किस तरह से आगे चीज़ें हुई कि किस किस तरह की बातें करी गई हैं, किस किस तरह की बातें लिखी गई हैं, सूफ़ी क्या होते हैं, सूफ़ी आइडिया क्या था, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि मस्जिद वाला आइडिया क्या था, कि किबला और ये सारी चीज़ें, ठीक है, कैसे वो अपना आइडियल स्टूडेंट का आइडिया हम बात करते हैं, ठीक है। पूरा ये वाला आपने देख लिया जो आपका मदरसा एंड ऑल था, ठीक है। इसी के साथ आपका ये वाला पार्ट खत्म होता है। अगले पार्ट में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेरीज वगैरह पढ़ेंगे, अपनी क्वेरीज देखेंगे और समरी करेंगे पूरे चैप्टर की। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।